हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित यानी मैट्रिक का सबसे टॉप गणित जो होता है वो गणित पढ़ने वाले हैं। गणित का सबसे पहला नंबर एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का। आपको पता है कि समझाने की यहाँ पूर्ण गारंटी होता है। कोई भी चीज़ पढ़िए, हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट का समझाने की बिल्कुल पूर्ण गारंटी, शून्य से शिखर तक ले जाने की हम दावा करते हैं कि शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे। और बिल्कुल पहला नंबर एक्सरसाइज है, बिल्कुल जीरो से आपको शुरू करेंगे और जीरो से लेकर के आपको शिखर तक यानी चोटी तक पहुंचाएंगे। और आपको ये दावा करते हैं कि 99% नहीं, 99% प्लस, 99% बिल्कुल प्लस, ये हमेशा देने का दावा करेंगे। ये रिजल्ट आपके पास आएगा 99% प्लस में। और इसमें हम लोग जानेंगे, सभी सूत्र जानेंगे परिभाषा के साथ में सूत्र, और नोट्स भी जानेंगे। बिल्कुल चैप्टर 1 का पूरा थ्योरी बस एक वीडियो में। और पूरा थ्योरी की बात बता दें कि पूरे यूट्यूब पर आप खोजिए, हमसे बेहतर शायद थ्योरी आपको ना मिले। हम पूरे यूट्यूब से ही सबसे बढ़िया थ्योरी आपको देने वाले हैं। बस प्रश्न बनाने से पहले ये वीडियो देखिए, सारा प्रश्न बनेगा बस चुटकी बजाते हुए। जानेंगे हम इसके आगे की बात, यानी शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। क्या जानेंगे? वास्तविक संख्या है क्या, सम संख्या है कि विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूरी संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या शुरुआत है तो वास्तविक संख्या जानेंगे। पहला नंबर एक्सरसाइज है जो स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की अगर परिभाषा हम लोग जानना चाहें तो परिभाषा ये जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रखेंगे क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। तथा वास्तविक संख्याओं को आर से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर यानी कि आर से सूचित करते हैं। अगर दूसरे परिभाषा में अगर परिभाषा अगर चेंज करें या दूसरे शब्दों में अगर परिभाषा का हम लोग बात करें तो इसका परिभाषा जो होता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग, वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम नीचे दिए गए कुछ उदाहरण के साथ भी समझने का प्रयास करेंगे। कहता है उदाहरण में कि 2/3 या 4.5 -9 या -5.6, ये जितने आप देख रहे हैं सारे के सारे वास्तविक संख्या का उदाहरण है। वास्तविक संख्या का उदाहरण कौन नहीं होगा, जो रूट में जिसका वर्गमूल होता है माइनस हो, बिल्कुल रूट में, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकलता हो। यानी कि रूट में माइनस अगर हो जाता है तो इसे हम लोग वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे, यानी कि इसको अवास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि अवास्तविक संख्या किसे बोले, जो काल्पनिक हो, जिसको हम लोग कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा संख्या होता है। जैसे अगर रूट में हो यानी कि वर्गमूल में हो -9, तो जब माइनस अगर रूट के अंदर होता है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो नहीं निकलता है तो इसे हम काल्पनिक यानी मान लेते हैं। और जब किसी भी संख्या को मान करके बनाते हैं वो काल्पनिक संख्या होता है, यानी कि अवास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर नहीं होता। रियल नंबर होता है जो रियल नंबर यानी सच्ची नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या हमेशा ये 10 बटा में भी होता है, यानी भिन्नात्मक संख्या हो, दशमलव में संख्या हो, या माइनस में हो, प्लस में पॉजिटिव वाला संख्या, दोनों में आपको आता है। रूट के अंदर भी संख्या रहेगा लेकिन ये हमेशा प्लस में रूट के अंदर रहेगा। अगर माइनस में आता है तो अवास्तविक यानी कि काल्पनिक संख्या हो जाए, और प्लस में अगर रूट के अंदर हो जाए तो उसका चाहे वर्गमूल उसका पूरा पूरा निकलता है वो भी, वर्गमूल ना निकलता है वो भी। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी तथा वास्तविक ये कहेंगे, तथा वास्तविक संख्याओं के जो समूह होता है उसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। यानी रियल नंबर के पहला लेटर जो होता है, रियल नंबर के पहला लेटर आर से सूचित किया जाता है। हम कहते हैं का कि इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका वर्ग जो होता है हमेशा धनात्मक में हो, यानी कि वर्गमूल जो निकलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो वर्गमूल निकलने वाला हो तो वर्गमूल बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव में हो, प्लस में हो। अगर माइनस में हो तो काल्पनिक, और प्लस में होता है तो इससे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। उदाहरण आपको बता दिए, आगे हम लोग जानते हैं तो ये जानेंगे। देखिए कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं।
तो वास्तविक संख्या के अगर प्रकार जाने तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या होता है। धनात्मक संख्या कौन होता है? जो धन आयन हो, प्लस में हो, जीरो से बड़ा संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं और जीरो से छोटा वाले संख्या को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वैसा प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जिसके आगे यानी कि जिसके पहले धनात्मक यानी प्लस चिन्ह लगा होता है उसे धनात्मक संख्या बोलेंगे, और जिस संख्या के पहले अगर माइनस चिन्ह लग जाता है उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। या इसका हम लोग परिभाषा के साथ में ही जानेंगे। तो ये जानेंगे, देखिए पहले शुरुआत कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हैं, क्या प्रकार के हैं। तो वास्तविक संख्या के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली में, वास्तविक संख्या के प्रणाली में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी संख्या होती है, यानी शून्य जीरो से बड़ा वाली संख्या को धनात्मक संख्या बोलते हैं। उनका मान धनात्मक मान होता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं 1, 2, 55 हो, 1596 हो, 7/15, 7/12 हो, 7/3 हो, यानी 3/2 हो, बटा में हो या बटा में ना हो, दशमलव में हो, उससे कोई मतलब नहीं हो, हमेशा प्लस में रहता है, उसे पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर वैसे भी हम जो प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है उसे हम लोग पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस वाले संख्या बोलेंगे। अगर ऋणात्मक संख्या की बात किया जाए तो हम अभी बताएं कि वैसा संख्या जिसके पहले माइनस चिन्ह लग जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जीरो से छोटा होता है, जीरो से कम होता है, उसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। यानी कि वह संख्या जिसके पहले अगर माइनस चिन्ह लग जाता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अगर हम लोग किताबी भाषा जाने तो ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्याएं वे होती है, ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो शून्य से कम होता है, यानी शून्य से छोटा होता है। वैसा संख्या जो शून्य से छोटा हो उसे ऋणात्मक संख्या कहेंगे। या नहीं तो बोलेंगे कि वास्तविक संख्या प्रणाली में, वास्तविक संख्या के प्रणाली में ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो शून्य से कम होती है। या ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगता है, ऋणात्मक संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगता है, यानी कि वैसा संख्या जो जीरो से छोटा होता है उसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। नहीं तो किसी भी संख्या के पहले, किसी भी संख्या, कोई संख्या हो उसके अगर पहले अगर माइनस चिन्ह लग जाता है, अगर वो किसी भी संख्या हो उसके पहले अगर माइनस चिन्ह लग जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। क्लियर? इसका अगर उदाहरण दें तो -20, -3, -66, -7/12, -3, -4, -6, -10, इन्फिनिटिव आप कह सकते हैं, सारे के सारे ऋणात्मक संख्या होती हैं। अगली अगर पेज हम लोग जाने तो ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या के वर्गीकरण। वास्तविक संख्या के वर्गीकरण में ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या के वर्गीकरण यानी बांटा गया कितना भाग में। देखिए वास्तविक संख्या दो प्रकार की, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या होता है, लेकिन इसको हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। कौन कौन संख्या बांटते हैं ये जानेंगे। पहली बात होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या ये पांचों जो है, ये पांचों का संग्रह वही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बोलिए कि पांचों का संग्रह जब हो जाएगा तो ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, पांचों का संग्रह होता है, यानी इन्हीं पांचों में कोई ये संख्या है जो सारे के सारे वास्तविक संख्या होता है। यानी वास्तविक संख्या में ये पांचों में से कोई एक आध संख्या रहेगा। वास्तविक संख्या जब भी देखिए कहीं पर वास्तविक संख्या है तो समझिए कि इन्हीं पांचों में से कोई संख्या होगा, उन्हें हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। नहीं तो अगर इन पांचों के कोई उदाहरण है उसे हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अगर ऐसा कोई कहे कि नहीं अगर कोई संख्या वास्तविक संख्या तो उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं जी। हाँ, कुछ कुछ होता है, सारा का सारा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारा सारा परिमेय ही अगर हो जाता है अपरिमेय कौन होगा? तो अपरिमेय भी होता है, परिमेय भी होता है, और पूर्णांक भी होता है, पूर्ण भी होता है, प्राकृत, यानी कि इसी का सब एक छोटा मोटा जो बंटवारा होकर जो निकलता है वो होता है। यानी आप कह सकते हैं, ऐसी बात एक बार में आप जो सुन लीजिए कि ये जो होगा तो एक कोई एक की बात किया जाए तो हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन इसमें से अगर किसी का उदाहरण हो तो वास्तविक संख्या पक्का एकदम होगा ही होगा, एकदम मेन रूप से एक होता है। तो ये बात समझ आइए, ये 5 को जो आप संख्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इसमें से अगर कोई एक संख्या का उदाहरण अगर होता है तो वो वास्तविक संख्या होता है। और अगर वास्तविक संख्या है
तो वो बोला जाए कि अगर परिमेय संख्या हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है, लेकिन कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर रूट में है वर्गमूल निकलने वाला तो परिमेय संख्या, और अगर यही रूट में वर्गमूल ना निकलने वाला हो तब तो इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम 3 का वर्गमूल तो निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हम लोग जान रहे, अगर ये दशमलव में है बाबू, ये दशमलव में, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ये आपको अपरिमेय संख्या में भी आएगा दशमलव के बाद अगर कुछ रहता है तो। लेकिन अगर पूर्ण संख्या कहे तो पूर्ण संख्या मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानेंगे? क्योंकि पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या भी हमेशा पूरा पूरा अंक होता है। पूर्णांक यानी पूरा अंक को पूर्णांक कहते हैं, तो पूरा अंक रहेगा तब भी पूर्ण संख्या होगा। चलिए कोई बात ना, सारे चीज का डिटेल में जानेंगे हम लोग परिभाषा के साथ में। तो पहला नंबर में परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये जानेंगे। परिमेय संख्या का 2 परिभाषा हम लोग दिखाने वाले हैं, जिसमें पहला नंबर परिभाषा आप दे सकते हैं जो किताबी भाषा है, जो किताब में आपको मिल जाएगा, कि गणित में परिमेय संख्याएं एक प्रकार के वास्तविक संख्या होती है। रियल बात है, गणित में जो परिमेय संख्या एक प्रकार के वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या का ही एक भाग है जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो गणित में परिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या है और यह x/y के रूप में होता है, यानी x/y के रूप में हम लिखते हैं। और जहां ये जो आप y देख रहे हैं, यानी कि हर बराबर अंश बटा हर होता है, यानी कि हर का मान 0 के बराबर कभी होगा ही नहीं। यानी हर बराबर जो है, हर में अंश बटा हर जो होता है ये परिमेय संख्या होता है। अंश बटा हर यह भिन्नात्मक संख्या होता है। याद रखिएगा कि जब भी अगर परिमेय संख्या मिले तो भिन्नात्मक संख्या हो, लेकिन अब कहीं कोई कहे कि भिन्नात्मक संख्या परिमेय संख्या होता है तो कोई भी भिन्न होता है परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत? अब कहिए कि रूट में अगर रूट 2/3 है, ये भी तो भिन्नात्मक संख्या है क्योंकि बटा में है, और बटा वाला चीज जितना आप बटा में रखिएगा उसको भिन्न संख्या कहेंगे। लेकिन जब बटा में है तो इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा इसका तो वर्गमूल निकला हुआ है, लेकिन इसका वर्गमूल √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकला हुआ है। अगर √2 का वर्गमूल पूरा होता तो ये परिमेय संख्या होता। अगर पूरा वर्गमूल नहीं है तो ये परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। जिसका वर्गमूल पूरा होता है वो परिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है, और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है। यानी यहाँ से भी एक परिभाषा निकला। कौन सा परिभाषा? कि वैसा प्राकृत संख्या या वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकलता हो, पूरा निकल जाए, चाहे दशमलव में चल जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरा निकल जाए, दशमलव बिल्कुल शांत हो। याद रखिए, वर्गमूल निकलता हो तो दशमलव बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो कहते हैं कि वैसा परिमेय संख्या यानी वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकलता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि 2 परिभाषा आप जान गए। कौन सा? कि गणित में परिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या है और इसे x/y के रूप में होता है, जहां हर बराबर यानी बटा में 0 कभी नहीं होता है। हर बराबर यानी बटा में 0 नहीं होता है, और कोई भी भिन्न जिसमें भाजक के रूप में 0 नहीं है यह एक परिमेय संख्या होता है। यानी भाजक यानी बटा में 0 नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब कोई कहता है का बाबू कि x/y काहे कहेंगे, p/q काहे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल आप कह सकते हैं। परिभाषा भी आप यहाँ पर चेंज अपने तरफ से भी दे सकते हैं। कौन सा परिभाषा? कि वैसा प्राकृत संख्या या वैसा संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है, वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q ≠ 0। मतलब ये होता है p/q के रूप में हम लिखेंगे लेकिन q जो है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होता है। यही बात यहाँ बोले हैं कि y है जो 0 के बराबर नहीं होता है, यहाँ q है जो 0 के बराबर नहीं होता है, यानी हर है जो 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा बिल्कुल फिर से सुनेंगे, रिपीट कर रहे हैं। कौन? कि वैसा संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती है जहां q ≠ 0 हो, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर? अगली बात, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अब इसका उदाहरण अगर देना चाहे तो उदाहरण आप दे सकते हैं। 2/4 हो जाए, 5/10 हो जाए, 1/4 हो जाए।
या कोई भी संख्या जो बटा में हो लेकिन जो वर्गमूल पूरा पूरा वर्गमूल होना चाहिए। याद रखिए, बटा में देते हैं लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल, ऐसा नहीं कि वर्गमूल जिसका निकलने ही नहीं। अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे परिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उसे, यही अगर रहता 2/3 तो 2/3 वर्गमूल पूरा पूरा निकला हुआ तो इसका हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की बात कर रहे थे तो हम ये कहेंगे कि गणित में अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या का समूह होती है। बिल्कुल सही है, ये भी एक वास्तविक संख्या का समूह है, वास्तविक संख्या के कैटेगरी से आया है। और ये भी है जो वास्तविक संख्या के कैटेगरी से आया है। अभी अभी बताया हम कि वास्तविक संख्या के कैटेगरी से 5 चीज आता है: परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या। अब ये भी है जो क्या से आया है, वास्तविक संख्या से आया है। वास्तविक संख्या से आया है यानी वास्तविक संख्या का समूह है जिसे या जिन्हें अनुपात या अंश के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। अब समझिए कि परिमेय संख्या को हम लोग अनुपात यानी कि बटा में, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर के रूप में हम व्यक्त इसे कर ही नहीं सकते हैं। अंश बटा हर में अगर व्यक्त कर देंगे यानी p/q के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो परिमेय संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। और अंश बटा हर यानी कि p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। दूसरी परिभाषा आप इसी को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या या वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, और यहाँ q ≠ 0 की कोई जरूरत नहीं है, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरी बात आप समझिए कि वैसी प्राकृत संख्या या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये होता है आपका जो उदाहरण में आप कह सकते हैं √2 हो जाए, √6 हो जाए, √3 होता है, √28 हो जाए, इसका वर्गमूल भी नहीं निकलता है, और रूट यहाँ पे 11 भी आ जाएगा जो अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर हो। चलिए, और कोई बात अगर कहे कि सर जी ये रूट जो तो सब में देते चला है इसमें भी अगर रूट रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, तो नहीं। आप √16 के ले लीजिए, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है तो ये भी आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। √25 आप ले लीजिए, √25 हो जाए, √9 हो जाए, √36 आ जाता है, ये सारा परिमेय संख्या के कैटेगरी में। और ये सारे जो आ जाएंगे जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जानेंगे कौन, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि एक पूर्णांक संख्या जो कोई भी संख्या है, पूर्णांक संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, या तो शून्य हो सकता है या सकारात्मक या ऋणात्मक। याद रखिए, अभी अभी बताए हम कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नाम से कुछ पता चलता है जी, पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक को जोड़ेंगे तब पूर्णांक कहाएगा, यानी पूर्ण, पूर्ण जोड़ अंक को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, यानी पूरा पूरा अंक, पूर्ण माने पूरा, पूरा अंक को पूर्णांक बोलते हैं, यानी वैसा संख्या जो पूरा अंक हो उसे पूर्णांक बोलते हैं। बात समझिए, कहते हैं कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो सकारात्मक यानी कि धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो या 0 हो, अब कोई भी संख्या हो, तीनों में से कोई भी प्रकार की संख्या, किसी भी प्रकार की संख्या पूरा पूरा होना चाहिए, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक एवं 0 को के मिश्रण को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसमें अब ये तो जान गए कि 0 होता है पूर्णांक संख्या होता है, सकारात्मक यानी 1 2 3 4 5 6 ये भी पूर्णांक संख्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 अगर माइनस में भी जाते हैं ये भी पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या होता कौन नहीं है, कौन नहीं होता, जो देखिए जो अंश बटा हर में हो, अंश बटा हर मतलब बटा में हो, 3/2 हो जाए, 2/3 हो जाए, 5/7 हो जाए, अगर बटा में रहे। याद रखिए, बटा में यानी कि ऐसा नहीं कि आप 2/1 कहिएगा, 2/1 के मतलब ये 2 हो गया, 2 हो गया, इसका मतलब पूरा पूरा अंक हो गया। पूरा अंक है तो पूर्णांक है, अगर बटा में एक के अलावा दूसरा कुछ रहे, यानी अंश बटा हर में होता है ये भी पूर्णांक नहीं होता है। दशमलव में हो ये भी पूर्णांक नहीं होता है, और अगर प्रतिशत में हो जाए जैसे 5%, तो 5% को हम आप लिख सकते हैं का कि 5/100, 5/100 यानी ये क्या में आ गया, ये बटा में आ गया। और जब भी भिन्नात्मक संख्या आ जाए तो उसे हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या को कौन नहीं है, जो अंश बटा हर में ना हो, दशमलव में ना हो और प्रतिशत में ना हो, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो अंश बटा हर में हो, दशमलव में हो, प्रतिशत में हो, उसे पूर्णांक संख्या बिल्कुल नहीं कहेंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं,
शून्य संख्या को, धनात्मक संख्या को और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो पूर्ण संख्या देखिए यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है, यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है। कहता है कि यह एक वास्तविक संख्या का भाग है जिसमें दशमलव, भिन्न और ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। यानी कि आप दूसरा परिभाषा आप देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो जीरो से शामिल होकर अनंत तक लिखी जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे, या वैसी संख्याएं जिसमें दशमलव शामिल ना हो, भिन्नात्मक यानी बटा वाला शामिल ना हो, या ऋणात्मक माइनस वाला संख्या शामिल ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी पूर्ण संख्या जो का हो, दशमलव में ना हो, भिन्न में ना हो, या ऋणात्मक संख्या में शामिल नहीं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो से शामिल हो और अनंत तक की लिखी जाने वाली सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या का एक और परिभाषा आप दे सकते हैं। कौन सा परिभाषा दीजिएगा? पूर्ण संख्या का परिभाषा ऐसा देते हैं कि वैसी संख्या या प्राकृत संख्या के पहले अगर जीरो, शून्य का जोड़ दिया जाए, या प्राकृत संख्या या शून्य का समूह को, प्राकृत संख्या और शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या आप क्या कह सकते हैं। काहे कहेंगे? क्योंकि प्राकृत संख्या के बारे में आप जान जाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो प्राकृत संख्या जानिए। प्राकृत संख्या पता है एक से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या होती है। अब एक से शुरू होकर, एक से मान लीजिए शुरू हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक यानी इन्फिनिटिव तक लिखेंगे। अब एक से अनंत तक की संख्या लिखी जा रही है और इसके पहले एगो जीरो शामिल हो गया तो इसी को तो हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी पूरा संख्या हो गया। यानी जीरो से लेकर के और अनंत तक के लिखी जाने वाली जितनी संख्या होती है ये सारे के सारे पूर्ण संख्या होता है, और एक से शुरू होकर अनंत तक के लिखी जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। अब समझिए कि प्राकृतिक संख्या का परिभाषा किताबी में क्या होता है। किताबी संख्या कहता है कि यह एक वास्तविक संख्या का भाग है। बिल्कुल है। कहता है कि प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या का भाग है जो एक से शुरू होने वाले और अंत के साथ में खत्म होने वाले, यानी लास्ट में खत्म होगा, यानी कि कभी खत्म होगा ही नहीं। कहता है कि एक से वैसी प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्या जो होती है वास्तविक संख्या का एक भाग है, यानी वैसी वास्तविक संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत के साथ में समाप्त होता है, यानी अनंत के साथ में लिखी जाएगी, कभी उसका अंत नहीं है और समाप्त कभी नहीं होगा। कहता है एक से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाने वाली सारी संख्याएं वो सकारात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। सकारात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? शामिल करता है। और इन संख्याओं में शून्य नहीं होगा, जीरो शामिल नहीं होता है, भिन्नात्मक यानी बटा में भी शामिल नहीं होता है, प्रतिशत में, दशमलव में भी शामिल नहीं होगा। अगर दशमलव में है तो ये भी इसको में शामिल नहीं होता है। ऋणात्मक वाली संख्या शामिल नहीं होता है, यहाँ तक कि आपको प्रतिशत वाली भी संख्याएं शामिल नहीं होती है। कौन चीज में नहीं शामिल होता है? प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या अगर कोई भी कहेगा तो डायरेक्टली इतना सिखा देगा कि वैसी संख्या जो जीरो से, एक से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, एक से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाने वाली सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह आपको परिभाषा देगा कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। रियल बात है, होता है कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या एक से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या किसी वस्तु को गिनने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए जो चीज का हम लोग यूज करते हैं, किसी वस्तु को, कोई भी चीज वस्तु हो, दुनिया में जितनी सारी वस्तु हो उसको गिनती शुरू करते हैं तो एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इस सारी वस्तुओं को गिनने के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या ही कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में सारे लोग क्या नहीं समझाएंगे कि जीरो शामिल नहीं होता है। अब कौन प्राकृतिक संख्या के कैटेगरी में नहीं आएगा? जो जीरो हो, भिन्नात्मक संख्या हो, या दशमलव संख्या हो, प्रतिशत वाला संख्या हो। प्रतिशत याद रखिएगा, प्रतिशत वाली संख्या रहेगा, ये कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ऋणात्मक संख्या भी कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या, प्रतिशत संख्या और उसके बाद शून्य, भिन्न और दशमलव संख्या प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे अगर बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल में आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 etc करके इन्फिनिटिव तक। अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए, कहता है वास्तविक संख्या का कुछ नियम है बाबू,
इन नियम को जानेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में जानेंगे। कहता है सम्मिश्र संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सम्मिश्र यानी सभी मिला हुआ संख्या है, सारे मिला हुआ संख्या के अतिरिक्त मतलब अलावा प्रत्येक संख्या, प्रत्येक मतलब हर एक संख्या, कहता है कि सभी मिले हुए संख्या के अलावा प्रत्येक यानी हर एक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या होगा। चलिए ये जानेंगे वास्तविक संख्या की कैटेगरी। कहता समृद्ध गुणधर्म, इन सब गुणधर्म है कि जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ किया जाए या गुना किया जाए, हमेशा याद रखिए कि जब ही दो या दो से अधिक, जब भी दो या दो से अधिक संख्याएं हो, वास्तविक संख्या हो, जब भी दो या दो से अधिक वास्तविक संख्या का जोड़ या गुणनफल हमेशा क्या होता है, और इसका परिणाम जो रिजल्ट आएगा ये वास्तविक संख्या के ही आता है। जैसे 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आता है, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, और जो रिजल्ट हमारे पास है ये भी वास्तविक संख्या होगा। उसके बाद अगर हम 11 में जोड़ते हैं 12 को, दोनों वास्तविक संख्या है क्योंकि दोनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, दोनों का जोड़ अगर 23 होता है, ये भी आपका वास्तविक संख्या होगा। अगली बात अगर समझिए, ये तो बात जोड़ा में था। अगर गुना की बात किया जाए तो 2 में अगर 3 को गुना करते हैं तो 2 भी वास्तविक संख्या, ये 3 भी वास्तविक संख्या, और 2 3 का गुणनफल यानी 6 भी वास्तविक संख्या हो जाएगा। अगर इसी में हम बात करते हैं कि 8 गुना 3, तो 8 में 3 से यानी 8 भी वास्तविक संख्या, 3 भी वास्तविक संख्या, वो 24 होता है, ये भी आपका वास्तविक संख्या ही होता है। आगे अगर जाने हम लोग क्रम विनिमय नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। क्रम विनिमय नियम पता है आपको, जो 7-6 क्लास में पढ़ना है, जो पढ़ना ही है, आप 11-12 के बाद की अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी क्रम विनिमय नियम पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछता है, कोई कभी कहूँ कहूँ ऐसा जगह होता है जहाँ पर आपको पूछेगा, ये आपको लगेगा शायद हम कभी एग्जाम दिए और ऐसा पूछा ही नहीं, लेकिन हमेशा पूछता है। आप सब बढ़िया से देखे नहीं हो, लेकिन ये क्रम विनिमय नियम के बारे में आपको जानकारी मिलेगा जब आप एग्जाम दीजिएगा तब। क्रम विनिमय नियम में कहता क्या है कि जब दो वास्तविक संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ा जाए या गुना किया जाता है, जब दो वास्तविक संख्याओं को किसी क्रम में, चाहे जोड़ में या गुना में, अगर जोड़ा जाता है या गुना किया जाता है, चाहे अदल बदल के कीजिए या एक साथ में कीजिए, अगर जोड़ा जाए या गुना किया जाए तो इसका परिणाम जो रिजल्ट होता है अपरिवर्तित, मतलब अपरिवर्तित मतलब बदलता नहीं है, परिवर्तन होना मतलब बदलना होता है, अपरिवर्तन मतलब कभी नहीं बदलता है। इसके उदाहरण समझेंगे कि 2 में अगर हम 1 के जोड़ेंगे और 1 में चाहे 2 के जोड़ेंगे, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है, कभी बदलता नहीं है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। ये तो बाबू जोड़ की बात है। गुना की बात में समझिए कि 5 में अगर 3 के गुना करेंगे और चाहे 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 गुना 5 भी 15 और 3 गुना 5 या 5 गुना 3 भी 15, यानी दोनों का रिजल्ट परिणाम जो होता है बिल्कुल सेम आता है, कभी चेंज होता ही नहीं है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका कहता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में थोड़ा सा बात अगर और समझना चाहें तो हम सब आपको समझाते हैं कि क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो संख्याएं का जोड़, चाहे ए हो या बी, दो संख्या का जोड़ अगर अदला बदली किया जाए, अदला बदली मतलब आगे पीछे करके जोड़ेंगे तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल बराबर होगा। अदला बदली मतलब आगे के पीछे, पीछे के आगे, अगर कोई भी संख्या हो, चाहे वो x बाई हो या बाई x हो, ये दोनों का अगर जोड़ा जाए, दोनों का जोड़ अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को अदल बदल करके, तो दोनों का परिणाम रिजल्ट होगा हमेशा बराबर होता है। और हमेशा जब बराबर होगा तो इसको योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय में नियम कहेंगे, याद रखिएगा। योग का अगर यही बात गुना में हो जाए तब गुना में लागू, जैसे a गुना b बराबर b गुना a, इसको भी अदल बदल के गुना में ही किए हैं लेकिन अदल बदल के किए हैं, इसका भी रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, ये भी नहीं चेंज होता है। इसको कहते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम याद रखिएगा। अगर ये बात तो था बाबू एक्स वाई के या ठीक है, तो एक्स वाई में भी आप कर सकते हैं, एकदम सेम टू सेम आ जाएगा। अगर कोई किसी को डाउट अगर होता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में नंबर में दे देते हैं, जैसे 7 गुना 8 हो या 8 गुना 7 हो,
दोनों का जोड़ के देख लीजिए, 8 7 56 और इधर भी गुना करेंगे तो 7 8 56, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है, यानी दोनों क्रम में नियम होता है। अब ये तो बाबू दो दो अंक था, आपको बताते हैं एक और होता है सहचर नियम की बात, जो हम लोग के आगे अगला नंबर में पढ़ना है। क्या? सहचर गुणधर्म। सहचर नियम क्या कहता है कि इसमें 3 संख्याएं होती हैं, जोड़ में भी और गुना में भी, और इसको भी आप अदल बदल करके गुना कर सकते हैं और अदल बदल करके जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे ए में बी और सी, 3 संख्या है ए बी सी, और अगर इसी को हम सी बी ए ऐसे करके जोड़े तो दोनों का परिणाम जो होता है कभी भी चेंज होता ही नहीं है। आगे पीछे कर लीजिए, 3 संख्या आगे 3 संख्या पीछे, बीच में बराबर है, और दोनों तीनों का जोड़ेंगे तो बिल्कुल तीनों का रिजल्ट, ए तीनों का रिजल्ट और ए तीनों का रिजल्ट बिल्कुल बराबर होगा। कब? जब जोड़ कीजिएगा तब, या गुना कीजिएगा तब। अगर यहाँ पे गुना के निशान देते हैं तभी ए बराबर होता है। इसी को जोड़ का नियम, जोड़ का सहचर नियम और क्रमनिर्णय नियम का गुणन का सहचर नियम हम लोग कहते हैं। क्लियर? थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ये आपका है कि 3 गुना 2 और गुना 7 है, यहाँ 7 गुना 2 और गुना 3 है। ये दोनों का अगर रिजल्ट निकाले तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। तो इसी को हम लोग सहचर नियम के अंतर्गत आते हैं। संचार नियम के जो हम लोग किताबी भाषा में जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो कहता है संख्याओं को बढ़ते या घटते, संख्याओं को बढ़ते घटते या किसी भी क्रम में लिखिए और लिख करके उनको जोड़िए या गुना करने पर प्राप्त जो उत्तर होता है, जो मान होता है, ये बिल्कुल बराबर रहेगा। इससे हम तो बात है वही वाला बात है, लेकिन ये अथी में बोल दिया है शब्द में, और हम ऐसे मौखिक बोल दिए। चलिए कोई बात ना, अगला नंबर अगर जानना चाहें तो अगला नंबर देखिए, इसका कुछ नियम होता है वास्तविक संख्याओं का वितरण नियम, वितरण गुण जानेंगे। कहता है कि बड़े आंकड़ों वाले पूर्ण संख्याओं के प्रश्न का योग को, पूर्ण संख्याओं के प्रश्नों के योग को और गुणन का प्रयोग करके सरल किया जाता है। कहता है कि इस तरह से हल करने पर प्रश्न जल्दी और आसानी से हल हो जाते हैं। ये बात आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाएंगे, शायद जल्दी समझ में आ जाए। अगर आपको रहेगा 64 गुना 4, इसको अगर गुना करते हैं, थोड़ा सा बड़ा संख्या, अगर 4 गुना 4 कहें तो आराम से कर दीजिएगा, 4 4 16 होता है, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा, 4 नहीं 64 है, 64 का पहाड़ा पढ़ नहीं सकते और 4 का पहाड़ा 64 बार नहीं पढ़ सकते, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और इससे भी बड़ा आपको संख्या मिलेगा। इसको हल्का करके और क्रमनिर्णय नियम या गुणन का जो सहचर नियम का जो थोड़ा सा नियम होता है वितरण नियम, ये वितरण नियम समझिएगा। क्या इसको कहेंगे? इसको 60 आप प्लस 4 कहेंगे, 60 प्लस 4 64 होता है, और दोनों का कर देंगे हम लोग गुना। अब दोनों का गुना कैसे करेंगे? ये 60 में अगर 4 से गुना करें तो 60 चौके होता है बाबू, 6 चौके 24 की तरह, 60 चौके 240, जोड़ है तो जोड़, और 4 चौके 16 है तो 16। अब दोनों का जोड़ दीजिए, ये आपको आ जाएगा 256। 40 में अगर 16 जोड़ते हैं 256 बिल्कुल आएगा जी। 64 में आप 4 से गुना करके देख लीजिए। ये आपको भले करने में ज्यादा आपको टाइम लगे या ज्यादा आपको दिमाग माथा पीछी करना पड़े, लेकिन इस तरह से आप तोड़ के बनाते हैं बिल्कुल आसान से, कभी गलती नहीं होगा, आसान हो जाता है। ये तो बाबू 2 अंक की संख्या था, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या अगर मिल जाए तब उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे 5 हो जाए और 5 पर 4 भी 5 को 0 हो जाए, और फिर 5, और यहाँ पर अगर हो जाए कि नहीं आपको 10 से गुना करना है, 12 से गुना करना है, तो बिल्कुल आपको हल्का पड़ेगा। कब? जब इसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे? इसको आप लिख सकते हैं कि 5 लाख, हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख और प्लस 5, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और गुना कर देंगे 12 से। 12 पचे 60, तो 60 होता है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ करेंगे तो 12 पचे 60 है, 60, 12 पचे 60, सॉरी, चलिए यहाँ पे 4 5 जीरो है तो 5 जीरो, ये 60 का 60 तो होगा ही, 5 जीरो और एक्स्ट्रा में आ जाएगा, तो 5 जीरो और अपनी मर्जी से यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब 60 में ये 60 लाख को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 लाख 60, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा आंसर। तो ये आपको करना थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, आसान पड़ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, और ये आपको जो पूरी डिटेल जो है बढ़िया तरह से, जितना ज़्यादा आप चाहें उतना बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जब एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होता है तब। अभी नॉर्मल जो चल रहे हैं थ्योरी की बात, तो थ्योरी में समझेंगे। चलिए, इसमें हमको पहला नंबर एक्सरसाइज में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के पहला नंबर एक्सरसाइज में HCF और LCM पढ़ना है, जिसको आप लोग जानते होंगे। HCF को कहते हैं महत्तम, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, मसा बोलते हैं। इसको LCM को बोलते हैं लसह, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं।
चलिए महत्तम या लघुत्तम दोनों के बारे में जानेंगे। इसका मेन फॉर्मूला आपका ए वाला एक को याद कीजिए, पूरा याद हो जाएगा। लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप इसी को अदल बदल कर सकते हैं, आगे पीछे कीजिएगा बिल्कुल चलेगा। जैसे बनाएंगे, जैसे कहता है लसा गुना मसा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको याद कर लीजिए और लिखेंगे क्या कि लसा गुना मसा, एकदम शॉर्ट में लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या। देखिए शॉर्ट हम चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। चलिए अब लसा को अगर इस तरफ करेंगे तो मसा छोड़ दीजिए, इधर कि मसा है छोड़ दिए, और लसा इस तरफ गुना में है, बराबर के इस तरफ जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या और बटा में आ जाएगा लसा। चलिए ये हो गया, ये आपका पहले में फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, लसा के इस तरफ छोड़ दीजिए, तो लसा और मसा इधर गुना में है, बराबर के इस तरफ आएगा, भागा में हो जाएगा। यानी लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा में हो जाएगा मसा इधर गुना में था, बराबर के इस तरफ आ गया, भागा में हो गया। ये तो दो फार्मूला बन गया। अब दो फार्मूला और बनेगा। कौन कौन फार्मूला बनेगा, अगर लसा पहली संख्या को इधर छोड़ देते हैं और दूसरी संख्या गुना में इधर इस तरफ लेके चलाएंगे तो भागा में हो जाएगा। कैसे होगा ये देखें, ये पहली संख्या को आगे लिख लेते हैं, तो लिखेंगे पहली संख्या और लिखेंगे क्या लसा गुना मसा, यानी लसा गुना मसा। चलिए और एक दूसरी संख्या इधर गुना में था, बराबर किस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, लिखेंगे दूसरी संख्या। क्लियर। अगली बात जानेंगे मसा बराबर, ये मसा बराबर तो हो गया, तो दूसरी संख्या जानेंगे, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या क्या होता है, तो ये जानेंगे लसा गुना मसह और बटा में आ जाएगा पहली संख्या। ये आपको एक फार्मूला से बिल्कुल 4-5 फार्मूला बन गया। यानी फार्मूला एक था तो 1 2 3 4 फार्मूला आपको एक्स्ट्रा हो गया। यानी एक फार्मूला आप याद रखिए, तरीका जानिए, आप 5 फार्मूला बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हाँ देखेंगे, ये लास्ट में देख लेंगे। चलिए इसको जानेंगे, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या क्या होता है जानेंगे कि सम संख्या वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी भाग लग जाए, यानी वह प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी वैसे प्राकृत संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। या आप दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसा प्राकृत संख्या जिसे 2 से भाग लगाने पर पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की एक और परिभाषा होता है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसे 2n के रूप में लिखा जाता है, 2n के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जहां n है जो प्राकृत संख्या होगा, n का होगा प्राकृतिक संख्या होगा। तो ये बात याद रखिएगा, यानी वैसा प्राकृत संख्या जिसे 2 से भाग लगाने पर पूरा कट जाता है, उसे सम संख्या कहेंगे। यानी कि जैसे हो जाएगा 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 11 नहीं 13 12 हो जाए, 14 हो जाए, तो इस तरह से जितना संख्या आएगा, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरह से लेकर हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, यानी अनंत तक लिख सकते हैं। तो ये होता है सम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे, यानी कि वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग लगाने पर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरा नहीं करता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो होता है ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 3 5 7 9 इत्यादि, यानी कि आगे तक हो सकता है। तो ये होता है जो 2 से भाग लगाने पर पूरा नहीं करता, और ये 2 से भाग लगाने पर पूरा करता है। इसे हम 2n के रूप में लिखते हैं, और इसे हम 2n-1 के रूप में लिखते हैं, जहां n है जो प्राकृत संख्या होता है। n क्या होगा, प्राकृत संख्या होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत है?
चलिए, सम संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है सम संख्या कहते हैं, जिसे 2n के रूप में लिखते हैं। और विषम संख्या है जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं करता है, उसे हम लोग 2n-1 के रूप में लिखते हैं। 2n-1 के रूप में लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्याएं बोलते हैं। चलिए, इसका हम पूरा अथी जानेंगे, इसको यूज करना जानेंगे कैसे हम लोग 2n-1 के रूप में लिखेंगे, और इसे हम 2n के रूप में कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जानेंगे ये देख लीजिए। अब देखिए, 2n के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, ये प्राकृत संख्या है, तो 2 गुना 1 2 ही होता है। अब 4 को कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 होता है। अब 6 के कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 3, तो 1 2 3 4 5 6, ये सारे प्राकृत संख्या होता है। तो प्राकृत संख्या 2 है जो 2 हो जाएगा, यानी कि प्राकृत संख्या के रूप में आता है। यानी 2n के रूप में जितनी सारे संख्या लिखेंगे, ये सारे के सारे कौन आएगा, ये सम संख्याएं होती है। तो ये सम संख्या प्राकृत संख्या के रूप में। और विषम संख्या की बात किया जाए तो विषम संख्या कैसे आएगा, देखिए, विषम संख्या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, 9 होता है और 11 हो जाएगा। कैसे, 2 गुना 1 माइनस 1। अब 2 में से 2 गुना करें, 2 में से 1 गुना करेंगे, 2 एकम 2 -1 बराबर 1। अब इसमें अगर हम करते हैं 2 गुना 2 और -1, तो 2 दूनी 4, यानी 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाता है। और इसमें अगर करते हैं तो 2 गुना 3 और -1, यानी 3 दूनी 6 और -1 यानी कि 5 हो जाता है। इधर करते हैं 2 गुना 4 यानी कि -1, 2 चौके 8 और -1 यानी 7 हो जाता है। यानी 2 गुना 8 के बाद 5 हो जाएगा, तो और -1 यानी 5 दूनी 10 और 10 में से 1 अगर माइनस होता है तो 9। इस तरह से अगर डिटेल में आगे बढ़ते चल जाएंगे तो सारे के सारे विषम संख्या, यानी कि ये 2n-1 के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक जाइए, ये n के रूप में सारे के सारे प्राकृत संख्या को मिलता है। तो इस तरह से आप सम संख्या और विषम संख्या का परिभाषा देख सकते हैं। बड़े वाले, अगर छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा की तरफ परिभाषा दीजिए कि 2 से कट जाता है तो सम संख्या, और 2 से नहीं कटता है तो विषम संख्या। और अगर बड़े आप हो गए हैं तो आपको ये वाला परिभाषा याद रखना है कि वैसी प्राकृत संख्या या वैसी संख्याएं जो 2n के रूप में लिखी जाती है, जहां n है जो प्राकृतिक संख्या होता है, और वैसी संख्याएं जो 2n-1 के रूप में लिखी जाती है, उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, भाज्य संख्या जानेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या यानी वह प्राकृत संख्या जो स्वयं यानी खुद से और एक से कहता है कि इसके अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब समझिए, कहता है कि वह प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक से और अपने आप से अगर विभाजित हो जाती है, कट जाती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और आपको से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबू, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो भाज्य संख्या है वो कितना है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ये कितना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, ये आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, उसका जवाब हम आप लोग के देंगे। कहता अगला नंबर हम जानेंगे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में जानेंगे, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। यानी वह प्राकृत संख्या है जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित होती है और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसा प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहेंगे। और एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर? एक बार में परिभाषा, और इसका परिभाषा में आप दे सकते हैं कि ये 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है। इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला थोड़ा सा जानेंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या आपको जानते होंगे कि सहअभाज्य संख्या कहते किसको हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कहता है को प्राइम नंबर इसको कहते हैं अंग्रेजी में। कहते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या, यानी वैसी 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या, वैसी 2 या 2 से
अधिक प्राकृत संख्या, दो या फिर दो से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहाँ बोल रहा है, प्राकृत संख्या आप कह सकते हैं, वैसे दो या दो से अधिक प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक के बराबर होता है, एक होता है, उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे ये आपको होता है 2 और 3, 5 और 7, ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन आप भाज्य संख्या भी लिख सकते हैं जी। अभाज्य संख्या जैसे 4 हो जाए तो भाज्य संख्या ये हो गया, और 4 के जगह पर आप लिख सकते हैं ऐसा 7। ये भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों संख्या, भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं का समूह है। तो हम बताए आपको अभी कि वैसी दो भाज्य संख्या या वैसी दो अभाज्य संख्या या वैसी दो प्राकृत संख्याएं जो दोनों का मसह बिल्कुल एक हो, वैसी दो संख्याएं, वैसी दो या दो से अधिक संख्या भी हो तो चलेगा, यानी वैसी दो संख्याएं जिस दोनों का संख्या का मसह बिल्कुल एक होता है, वैसी दो संख्या जिसका मसह एक हो, वो सारी संख्याएं का कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। और इसका आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं, जैसे 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये भाज्य संख्या ये अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों का मसह एक ही होता है। जैसे 11 हो जाए और 11 के बाद आप 4 लिख सकते हैं, तो ये दोनों का भी मसह बिल्कुल एक होता है। तो जब दो संख्याओं का मसह या दो से अधिक हो जाए, जैसे आपको लिख सकते हैं 7 हो जाए, 5 हो जाए और 3, ये तीन संख्या, तीनों संख्याओं का मसह निकाल के देखिए बिल्कुल एक होता है। तो 3 संख्याओं का मसह या 3 से अधिक संख्या हो, अगर उन सभी संख्याओं का मसह एक होता है तो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? आगे हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए ये आपके लिए शायद जरूरी हो या ना हो, लेकिन हमको लगता है कि जरूरी होना चाहिए। तो क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये आप जानते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, एक को बोलते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या है, एक है जो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो 9 होता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है, यानी जितना अंक छोटी कहेगा उससे एक कम, एक पर 0 लगाते चल जाएंगे, यानी ये 2 अंक की छोटी संख्या तो 2 अंक के एक कम कर दीजिए, एक 0 लगा दीजिए एक पर, तो ये आपका 10 होता है। अगर यही आप 3 अंक की छोटी संख्या कहिएगा तो 3 में एक घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 0 लगा देंगे एक पर। अगर 4 अंक के कहेंगे तो 4 पर एक को घटा देंगे, 4 में से एक घटेगा तो 3, और 3 को 0 लगा देंगे एक पर, तो ये हो जाता है। तो वही कहता है। और बड़ी संख्या की बात किया जाए तो जे अंक की बड़ी संख्या, जे को 9 लगा देना है, वो आपका बड़ी संख्या में आता है। यानी कि एक अंक के सबसे छोटी संख्या 1 होता है, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या आपको 9 होता है, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 होता है, 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या 2 को 9 यानी कि 99 होता है, 3 अंक की छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है, और अगर हम लोग 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो 999 यानी 3 को 9 होता है। 4 अंक की छोटी संख्या 1 पर 3 0 यानी कि 1000 होता है, और 4 अंक की बड़ी संख्या 4 को 9 होता है यानी कि 900 कितना है, 9999 होता है। और 5 अंकों की और सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो ये 10,000 होता है, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या किया जाए तो 99,999 होता है। क्लियर? अगर ये बात आप लोग अगर समझ गए, थोड़ा बात ये समझना है, ये अगर समझ गए तो शायद लास्ट हो जाएगा। कहता है कि महत्वपूर्ण बिंदु है कि न तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या के कैटेगरी में आता है। एक को अगर कोई माने कि भाज्य नहीं है तो अभाज्य संख्या, क्योंकि एक है जो अपने आप से और कोई और संख्या से नहीं करता है तो भाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य नहीं है तो अभाज्य संख्या भी एक को नहीं कहेंगे, यानी एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या के कैटेगरी में आएगा। 2 की बात किया जाए तो 2 एक अभाज्य संख्या के साथ साथ एक सम संख्या भी है। 2 है जो एक अभाज्य संख्या तो है ही, साथ में सम संख्या भी है। अतः सभी प्रकार के अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। जितना आपको अभाज्य संख्या मिलेगा सारा का सारा आपको विषम संख्या मिलेगा। आप सम संख्या में एक आध को भी अगर निकाल के दिखा देते हैं कि अभाज्य संख्या हो, तो सम संख्या में अभाज्य संख्या नहीं होता, विषम संख्या में अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 1 से लेकर 25 तक के गिनती में 9 को अभाज्य संख्या मिल जाएगा, और 1 से लेकर अगर 100 तक की गिनती करते हैं तो इसमें आपको लगभग 25 को नहीं, पूरा ही 25 को, पूरा 25 को आपको अभाज्य संख्या मिल जाता है। तो उसके बाद कहता है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आती है। क्या आती है? सम संख्याएं आती है। क्लियर बात हो? चलिए थोड़ा सा और एक बात हमको जानना था, जो ए वाला चीज है। क्या है? थोड़ा सा ए आपको कह सकते हैं कि मेनू टाइप के थोड़ा सा है, जो पूरा ले लीजिएगा। बस 1 से 5 मिनट में आपको पूरा जो पढ़ा है सारा का सारा आ जाएगा इसमें।
क्या होता है? प्राकृत संख्या पहली नंबर में। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो एक से अनंत तक लिखी जाने वाली सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। जो दो से वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं करता है उसे विषम संख्या कहते हैं। अगर 0 से अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या